नकल करता है। और भारत पश्चिमीकरण का नकल करने के चलते ही तो भारत में ये जितने भी जन्मदिन मनाने की प्रथाएं और नए नए कपड़े पहनने की प्रथाएं और नई नई स्थितियां जो थी, यह भारत पश्चिमी देशों से सीखा, ब्रिटेन से सीखा और पश्चिमीकरण का नकल करने लगा। और यह पश्चिमीकरण का ही नकल है कि अंततः हम जब सूरज पश्चिम का नकल करता है तो अस्त हो जाता है, और ब्रिटेन ने पूरब का नकल किया, पूरब की तरफ आया, हमारे भारत पर कब्जा किया तो उसका सूर्यास्त हो गया, क्योंकि वह पूरब की नकल किया, हमारा नकल किया, हमारे यहाँ से व्यवस्थाएं ले गया, हमारे यहाँ से धन संपत्ति सोने चांदी हीरे जवाहरात को लेकर के गया। और यह स्थिति वहाँ पर हुई कि वहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की आकूत संपत्ति भर गई ब्रिटेन में। ये जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जहाँ पर गड्ढे खोद करके सोने पिघलाए जाते थे, रखने के लिए जगह नहीं था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि गजब का देश भारत है, जहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की इतनी बहुलता है कि रखने के लिए जगह नहीं है, अतः यहाँ पर सोने को गड्ढे को खोद करके सोने पिघलाए जाते हैं और रखे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि विदेशियों ने भारत पर हमेशा विदेशियों ने राज्य किया है। पहली बार 599 ईस्वी पूर्व में हकबनी वंश का दारा प्रथम या दरोही प्रथम ने आक्रमण किया। पहला मुस्लिम आक्रांता 712 में अल हजाज का भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम, जो दाहिर के शासक, सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण करता है। 1000 से लेकर के 1001 से 1025-26 तक महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। लगातार विदेशियों द्वारा ही तो भारत संचालित हुआ है, भारतीयों द्वारा कहाँ संचालित होने का मौका मिला है इसे, हमेशा विदेशियों द्वारा संचालित हुआ है। लेकिन एक समस्या विदेशियों और अंग्रेजों में रह गई, वह यह कि अन्य विदेशी जो आए भारत में या तो भारतीय बन करके रह गए या भारत से लूट करके लेकर चले गए। तो या तो लूट करके लेकर के चले गए तो भी भारत बच गया, अथवा भारतीय बन करके रह गए तो भी बच गया। लेकिन अंग्रेज इन दोनों से अलग थे। अंग्रेज ना तो भारतीय बन करके रहे और ना ही कुछ दिन लूट करके लेकर के गए, बल्कि भारत में बैठ करके यह दीमक की तरह भारत को, इससे एक बड़े पेड़ को जिस तरह से दीमक सुखा देता है काट करके, उसी तरह से भारत को अगर सबसे ज़्यादा चूसने का काम किया, सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का काम किया, सबसे ज़्यादा धन संपत्ति सोने चांदी हीरे जवाहरात को यहाँ से लेकर के ब्रिटेन पहुँचाने का काम किया, तो वह अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों ने भारत के में बेरोजगारी, भारत में चल रही कुटीर उद्योग को नष्ट करने, भारत की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने और भारत की स्थिति को खराब करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजों की रही है। हालांकि ये निगेटिव पॉइंट्स जरूर अंग्रेजों के हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी अंग्रेजों के हैं, और वह यह कि अंग्रेजों द्वारा ही भारत में आधुनिकता की लहर लाई गई। अंग्रेजों द्वारा ही भारत में, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार 1853 वगैरह में ट्रेन चलाकर के परिवहन का साधन को उपलब्ध कराया गया। यहाँ पर पहली बार ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य शासन न केवल चलाती थी, बल्कि यहाँ के धन संपत्ति को लूट करके जब ब्रिटेन ले जाया करती थी, तो क्या स्थिति बनती थी। वहाँ की संसद अब देखने लगी कि एक प्राइवेट कंपनी जो ब्रिटेन की है, वह भारत से अधिक दोहन करना शुरू कर दी है। और तो वहाँ की संसद द्वारा नियम कानून बना करके और उस अपने ब्रिटानिक कंपनी को भारत में शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था करने लगी। उसी को तो एक्ट कहा गया, उसी को एक्ट कहा गया। और संसद द्वारा अब कहा गया कि भाई हम 1773 में पहली बार संसद ने एक्ट बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में राज्य करेगी, कैसे शासन प्रशासन चलाएगी, कैसे धन लूटेगी, क्या करेगी, सबकी व्यवस्था शुरू कर दी। और यह हर 10 साल पर रेगुलेटिंग एक्ट भारत में एक्ट आना था, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह कभी भी किसी भी समय एक्ट वहाँ के संसद द्वारा ब्रिटानिक कंपनियों पर लगा करके और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। पहली बार यह भारत में किस तरह से गवर्नर होंगे, बंगाल का गवर्नर क्या होगा, कब गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल कब बन जाएगा, क्या स्थिति होगी, किस तरह से शासन प्रशासन चलेंगे, क्या चुनाव होगा नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं इस एक्ट के द्वारा आई। और यह आधुनिकता में महत्वपूर्णता साबित हुई, क्योंकि 1773 से आया हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटेन द्वारा लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान की एक नई कड़ी साबित हुआ। और धीरे धीरे भारतीय संविधान में यह आगे बढ़ने का, संविधान की तरफ
भारत बढ़ने का काम किया। भले ही अंग्रेजों ने अपने लिए यह एक्ट लाया हो, लेकिन यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया, लेकिन यह भारतीयों के लिए सीधे सीधे रास्ता साफ होता रहा और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। और अंततः जब देश आज़ादी के कगार पर आया, जब देश आज़ाद होने लगा, अंततः ब्रिटानियों ने सोचा कि भारत को बहुत लूटे हैं। और चूंकि विश्व के देशों का दबाव भी था, खास करके अमेरिका का भी, चाइना का भी, कि भारत को आज़ाद कर दो। भले ही चाइना आज क्या कर रहा है वह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चाइना कभी भारत चीनी भाई भाई के नारे लगा करके भारत को आज़ाद कराने में ब्रिटेन से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में स्पष्ट रूप से ब्रिटेन से भारत को आज़ाद करने के लिए गुहार लगाया था, उससे बताया था और ईमानदारी से देश को छोड़ देने के लिए, अंग्रेजों द्वारा देश को खाली कर देने के लिए बात कहा था। कहीं ऐसा तो मन में उसके नहीं था कि अगर ब्रिटेन खाली कर देंगे तभी तो बाद में चाइना इसको दखल करने की कोशिश करेगा। जैसी आज की स्थितियां देखने को मिलती है, जैसा लद्दाख में बैठक जो है लगातार निष्फल होते जा रहे हैं, निष्क्रिय होते जा रहे हैं, क्या स्थिति बनते जा रही है। और भारत भी है जो यूनाइट होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हम भी अब चाइना के विपक्ष में कुछ काम लद्दाख में वहाँ पर फाइटर प्लेन उतारने के लिए वो जो रोडवेज बनना शुरू हो गया है, ताकि अगर चाइना अब नहीं मानेगा, बार बार यह हमें टॉर्चर करेगा ही पाकिस्तान को लेकर के, तब क्या किया जाएगा, मरता सो क्या न करता। स्थिति चाइना के साथ भी आने वाले दिनों में अगर वो वही करना होगा तो किया जाएगा, क्योंकि चाइना मानने वाला देश नहीं है, कम्युनिस्ट देश है और यह मानता नहीं है। तभी तो अमेरिकी हवाई जहाज़ को उड़ने नहीं दे रहा था। अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा कर दिया कि 16 जून तक जिसको आना जाना है अपना आ जा लें। इसके बाद अमेरिका से चाइना कोई भी फ़्लाइट नहीं उड़ेगी और चाइना की फ़्लाइट अमेरिका नहीं आएगी। यानी अब इतनी तलखी बढ़ गई है कोरोना वायरस से लेकर के अन्य मामलों में, हांगकांग और ताइवान और अन्य देशों के मामले में, कि वहाँ पर स्थिति अब थोड़ी सी भयावह दिख रही है, क्योंकि भारत और चाइना के हवाई एरोप्लेन्स की जो स्थितियां हैं वह बंद होने जा रही है 16 जून से, जो आने वाले दिनों में भारत चाइना के युद्ध की स्थितियों को दर्शाता है। और भारत हमें G7 ग्रुप 7 जो विकसित देशों का समूह है में शामिल करना चाहता है अमेरिका भारत को। हालांकि उसमें चाइना नहीं है, क्योंकि उस G7 में ग्रुप 7 के सदस्यों में, समूहों में, रुक जाइए बाद में बात करूँगा। G7 के सदस्यों में अभी नहीं, मम्मी से आकर पूछिएगा, अभी कुछ नहीं बात करूंगा मैं। तो थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या गॉड है ना, हाँ। कि आप जो इसमें 2 कहा था ना वो लिख लिया है, अब दूसरा वाला नहीं। हाँ, तो अब जाकर के उनसे पूछ लीजिए मम्मी से। G7 में वही देश हैं लोग, खास करके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह से 7 देश वैसे ही हैं जिनके देशों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जबकि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से चाइना की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है। बावजूद यह चाह रहा है अमेरिका कि भारत को किसी तरह G7 में लेकर के भारत को भी विकास की तरफ, और भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अगर चाइना से युद्ध लगता है तो किसी तरह वो भारत के पक्ष में रह करके और चाइना से युद्ध जीता जा सके। इस तरह की रणनीति भी है। अतः अमेरिका दबाव में आकर के, मजबूरी में आकर के भारत का सपोर्ट करना चाह रहा है। मजबूरी में आकर के भारत का सपोर्ट करना चाह रहा है अमेरिका। किसी भी परिस्थिति में हमारा खुल कर के सपोर्ट नहीं करता है, बावजूद ना सही चाइना के डर के ही सही भारत का सपोर्ट अगर कर देता है तो भारत कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। और इस तरह से थोड़ी सी चाइना से तलखी अन्य देशों को भी हो गई है और अन्य देश भी उससे परेशान हैं। हमेशा कभी लद्दाख में अपना सीमा दिखा देता है, असाई चीन की वही स्थिति है। ग्वादर पोर्ट को बना रहा है इंटरनेशनल ऐसा पोर्ट जहां पर सारी इकोनॉमिक कॉरिडोर की व्यवस्थाएं कर दी जाए। हाँ भी कर, अभी लाइन क्लास लेता नहीं, बाद में बात करता नहीं, से बाद में लाइन क्लास ले रहा था। तो यह स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि चाहे जो भी हो, हमेशा कभी अरुणाचल में परेशान कर रहा है। अभी आपने देखा कि नेपाल को उकसा करके वहाँ पे परेशान किया। अभी लद्दाख को, अक्साई चीन के आसपास हम अपना रोड बना रहे हैं, भारत अपना रोड बना रहा है तो भी उसको परेशानी है। क्यों? और आप ये रोड बना रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी बना रहे हैं तो भी उसको परेशानी है। सैनिक ज़्यादा वो रख लिया तो कोई बात नहीं, अगर भारत अपनी सैनिक जमावड़ा कर रहा है उससे उसको परेशानी है। हर जगह उसको परेशानी है। तिब्बत को हथिया लिया, हांगकांग की वही दशा है, ताइवान को भी चाह रहा है हथियाना,
दक्षिणी चीन सागर की वही स्थिति है। फिलीपींस का जो क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर, उसको भी हथियाने के चक्कर में है। ये अमेरिका को आंख दिखाता है, हमेशा इसकी स्थिति है। तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक चुप रहेंगे? इसलिए आने वाले दिनों में कभी ना कभी इसकी स्थिति थोड़ी सी वो देखनी ही पड़ेगी। आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या, लेकिन भारत को आज़ाद कराने में वह उस समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, बाद में भले चाहे जो भी हो। और भारतीय संविधान बनाने में, भारतीय विधान बनाने में, भारत के नियम कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस एक्ट की रही, जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया। और अंग्रेजों द्वारा लगातार 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाते रहा, उसका एक निचोड़ और उसका एक विस्तृत रूप सामने आया 26 जनवरी 1950 को, जो हमारे भारतीय संविधान में लागू होकर के भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। और इस तरह से आज हम ये रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करते हैं, जो पहली बार भारत में आकर के और भारत को संचालित करने के लिए, हालांकि पहली बार बंगाल के लिए ही आया था, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसमें किस तरह से उनके नियम कानून के, उनकी कंपनियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किस तरह से शासन प्रशासन चलाने हैं, क्या करने हैं, आदि के बारे में भी इसकी जानकारियां दी गई थी। और एक अभी मुद्दा आया है, सही में कभी कभी लगता है इतना ज़्यादा हम लोगों का जाति धर्म संप्रदाय अलग अलग हम सोचने लगे हैं, अलग अलग वो हो गया है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब अलग अलग वो जाति पाति धर्म संप्रदाय, वो सब में हम लोग बंट गए हैं। सही में इंडियन हम लोग अब नहीं रह गए हैं, हमारी यूनिटी नहीं रही गई है, हमारी एकता खंडित हो रही है, हम विखंडित हो रहे हैं। अब बताइए, एक कितनी बड़ी भयावह घटना कल हुई है, आप लोग जानते भी होइएगा शायद। केरल में चूँकि आप जानते हैं कि वो गणेश की पूजा होती है, महाराष्ट्र वगैरह में गणेश की लोग पूजा करते हैं, चाहे हिंदू धर्म में पूजा का वो स्थान दिया जाता है, शंकर भगवान के लड़के या ऐसी मान्यता है, एक भगवान की तरह मानते हैं लोग। और कल केरल में ऐसी स्थिति हुई कि वो अनानास के फल में बम को लेकर के वो खिला दिया गया एक हाथी को, और वो हाथी जो थी वो उसके पेट में बच्चे भी थे, वो बच्चा देने वाली भी थी, और उसको खिला दिया गया वो अनारस, उसमें बम लगा हुआ था और बड़ा बम लगा हुआ था। जैसे ही वह हाथी वो खाई अनारस, अभी पेट में गया नहीं, उसके मुंह में ही वह ब्लास्ट कर गया वो बम, और पूरी तरह से उसका वो ब्लास्ट करने के बाद जीभ वगैरह दांत वगैरह पूरे उसके जबड़े वगैरह टूट गए। वो छटपटाने लगी, कुछ देर तक चलते रही, वो परेशान होते रही, उसका बच्चा, उसका पेट में का बच्चा मर गया। वह जाकर के बहुत देर तक वो पानी में किसी तालाब में जाकर के खड़ी रही, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई, किसी को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, खुद तड़पी, खुद परेशान हुई, खुद पानी में खड़ी रही और अंततः अपनी जान दे दी। और उस बच्चे की जो उसके पेट में पल रहे थे, उस बच्चे की भी जान चली गई। बताइए, यह कौन सी मानवता लेकर के इस धरती पर जन्म लेते हैं लोग? यह कौन सा मानव जन्म ले रहा है आजकल इस धरती पर, जिसको यह तक पता नहीं कि एक बेजुबान जानवर जो हमारे साथ रहता है, हमारे पर्यावरण में सहयोग किया करता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो देवी देवताओं को भी अगर माने तो वो भी एक जगह पर स्थिति उसकी बनती है। फिर इस तरह की भावनाएं, किसी को मार देना, बेजुबानों को, जिसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में, क्या स्थिति बन रही है। कोई हिंदू हो रहा है, कोई मुस्लिम हो रहा है, कोई बौद्ध हो रहा है, कोई ईसाई हो रहा है, कोई जैन हो रहा है, कोई ब्राह्मण है तो कोई भूमिहार है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई क्या है, इसमें क्या हो गया है। यही हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। जहाँ भी जाइए वहाँ पर कहीं जाति की बात हो रही है, कहीं धर्म की बात हो रही है, कहीं संप्रदाय की बात हो रही है। भारत को यह जोड़ने की रणनीति चल रही है या तोड़ने की रणनीति चल रही है। आपने कभी सोचा है क्या? यह भारत को क्या हो गया है, क्या स्थिति बन गई है? हमेशा देखिए, कभी इंडियन नहीं कह रहा है। बहुत सारे लोग, बताइए, केरला की घटना जो अभी बता रहा हूँ, ये हाथी के साथ हुआ, क्या बिगाड़ा था? क्या यह भी हिंदू मुस्लिम में बंट गया है? क्या यह भी सिख ईसाई में बंट गया है? क्या यह भी जाति धर्म में बंट गया है? ये क्या हो गया है लोगों को? और यह इंडियन कहने वाले लोग अपने आप को किस तरह से वो इंडियन कहेंगे, जो कभी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, कभी क्षत्रिय कहते हैं अपने आप को, कभी यादव कहते हैं अपने आप को, कभी वैश्य शूद्र कहते हैं अपने आप को, कभी मुस्लिम कहते, कभी हिंदू कहते, कभी सिख, कभी ईसाई कहते। भारत के ये कब कहेंगे?
भारतीय कहने का कभी मौका आपने देखा है क्या? भारतीय कहने का मौका ही नहीं है। केवल और केवल सिख, ईसाई, धर्म, जाति पाति, संप्रदाय, हम मानवता अब नहीं रह गई, मानवता नहीं है। इतने सारे लोग दिल्ली से आए, कलकत्ता, पंजाब से, हमारे बिहार में आए या अन्य यूपी वगैरह में भी आए। क्या कभी रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति से पूछा कि वह जो रोड पर चल करके इतने दूरों से आया है, इतनी परेशानियों से आया है, मर मर करके आया है, बेरोजगारी का सामना कर रहा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है? उस समय तो नहीं पूछते हैं। वह भूखमरी वाला व्यक्ति नहीं पूछता है कि भाई किस जाति के हैं, हम लोग को खाना दीजिए, फलना जाति का प्रचार करते हैं, आप मुझे खाना दीजिए, आप मुझे रोजगार दीजिए, आप मेरी व्यवस्था कीजिए। वह नहीं कहता। लेकिन हमें अशिक्षित होने का बहुत बड़ा परिणाम मिल रहा है। यही चीज़ अमेरिका में नहीं है, जिसकी वजह से आज वहाँ पर होते भी हैं लफड़े तो बहुत जल्दी सलट लिए जाते हैं, और कुछ वोट बैंक के चलते चुनाव के समय हो गया तो हो गया। हमारे यहाँ तो सालों भर ऐसे ही स्थिति रह रही। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा न रहे। हम सभी को मिलकर के यह चीज़ जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानवता की सेवा और मानव के लिए, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया है, क्या कहा है, मैं उस महान भगवान का सेवक हूँ, मैं उस भगवान का सेवक हूँ जिसे गलती से लोग मनुष्य कहा करते हैं। यानी मनुष्य ही भगवान है यदि आप उसकी सेवा सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे ईमानदारी से अगर की जाए तो। लेकिन ऐसा यहाँ मानने वाले लोगों की कमी हो गई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार को शिक्षित होना, यूपी को शिक्षित होना और देश को शिक्षित होना बेहद जरूरी है। किसी बेजुबान जानवर उसमें बम लगा करके उसको उड़ाने की जरूरत क्या थी? और उसमें भी कोई बहुत अनपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं किया होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ऐसा किया होगा जिसके मन में कहीं ना कहीं जाति धर्म संप्रदाय, ऊंच नीच, बड़ा छोटा जरूर दिखा हो। लेकिन क्या हाथी कभी ऊंच नीच देखी होगी? क्या कभी भेदभाव की होगी उससे? क्या कभी वह जानती है कि आप किस संप्रदाय के हैं, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं? नहीं ना की होगी। फिर ऐसा क्यों उसके साथ किया गया? इसलिए सबसे सर्वोपरि धर्म, मानवता धर्म को रखिए। देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले मानवता होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा और मानव सेवा के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं। कौन क्या था, कौन क्या नहीं था, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी कलेक्टर थे और क्या थे, वह क्या थे वह छोड़िए। मैं क्या हूँ इस पर गौर कीजिए, और मैं क्या कर सकता हूँ इस पर गौर कीजिए। वह जो किए उससे उनका नाम हुआ है। आप क्या कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नाम होगा? और मैं तो बार बार कहता हूं कि हम किसी बड़े घराने के व्यक्तियों में से नहीं हैं, हम छोटे घराने के व्यक्तियों में से हैं। इसलिए हमें खुद पर मेहनत, खुद पर विश्वास, खुद पर अपने बदौलत आगे बढ़ना है। हम उस मिट्टी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, हम उस मिट्टी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर हमने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर से बनी इबादत हूं, तुम मुझको कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला न मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको तोड़ोगे, तुम कब तक मुझको तोड़ोगे। हमें खुद के मेहनत से आगे बढ़ना है, खुद के एजुकेशन से आगे बढ़ना है, खुद के टैलेंट से आगे बढ़ना है। तो फिर क्यों किसी जाति धर्म संप्रदाय, ऊंच नीच, बड़े छोटे के चक्कर में लग रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप ईमानदारी से बता दीजिए कि जिस दिन आप बेरोजगार हो जाइएगा, जिस दिन आप बेरोजगार हो जाइएगा, जिस दिन आपको कोई रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, आप किस धर्म के लोग आपको, किस जाति के लोग आपको, किस संप्रदाय के लोग आपको रोजगार देंगे? मुझे बता दीजिए। कि अगर कोई कह दे कि तुम मेरे जाति का, तुम मेरे धर्म का, तुम सिख का, तुम ईसाई का, तुम हिंदू का, तुम बौद्ध का, तुम मुस्लिम का प्रचार करो और तुम बेरोजगार अगर हो जा रहे हो तो हम तुम्हें अच्छा रोजगार दे देंगे, कोई बढ़िया सा वो मॉल्स खुलवा देंगे, बहुत बड़ा कल कारखाना खुलवा देंगे, मैनेजर बनवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, सर्विस लगवा देंगे। कोई है कहने वाला? नहीं ना। जिंदगी बर्बाद होगी तो आपकी, और नेता बनेगा कोई और, आपको उछाल करके, आपकी जाति को, आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को उछाल करके नेता बनेगा कोई और आप पीछे पीछे डंडा ढोइएगा, आप उसकी चमचागिरी कीजिएगा। और ज़िंदगी भर वह करने वाला व्यक्ति हमेशा उसी सोच तक, वहीं तक विकसित हो पाता है। इसलिए मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी बड़े, किसी ऊंचे, कुछ नीच ऊंच, कोई नहीं, बस मानव सेवा,
युवा कल्याण सेवा, ताकि युवा वर्ग को इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आज तक मैं क्लास कराते रह गया, कोई एक व्यक्ति कह दे कि सर कभी फी की चर्चा किए हों, कभी पैसे की चर्चा किए हों, सर चाह रहे हो कि बहुत पैसा कमा ले, पैसा अर्न कर ले, कभी कोई लड़का कह सकता है क्या? कदापि नहीं ना। तो जब नहीं कह सकते तो मेरा ध्येय क्या है? यह कि कम से कम जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको तो सही से लीजिए, उसको तो आगे बढ़ाने का काम कीजिए, उस पर तो कम से कम अमल कीजिए, उसको तो सही निर्देशित कीजिए कम से कम, और अन्य को भी आगे बढ़ाने, शिक्षित करने और इस समाज में सही दिशा निर्देश देने का काम कीजिए। गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है। अगर मुझसे गलती नहीं हो तो मैं तो भगवान बन जाऊं। गलतियां होती है, लेकिन उसको सुधारना, उसको अच्छाई में लाना, उसको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना, यह सबसे बड़ी काम होते हैं और यही तो कलाएं होती है। इसलिए आप सभी से यह है कि जितनी भी युवा वर्ग हैं, इस मानवता को आगे बढ़ाने में, इस मानव सेवा को आगे बढ़ाने में, इस मानव धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें। पीछे वाले लोगों ने अच्छा किया तो हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वह चाहे जो भी नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का बेटे का नाम आप जानते हैं क्या? क्या आप पटाभी सीतारमैया के बेटे का नाम जानते हैं क्या? आप तो गांधी जी के बेटे का भी नाम कुछ ही लोग जानते होंगे, लगभग नहीं के बराबर जानते होंगे। तो हम केवल उसका नाम ही लेते हैं जिन्होंने कुछ किया। तो फिर हम और आप जाति, धर्म, संप्रदाय का नाम ले लेकर के आने वाले दिनों में अपना नाम इतिहास में दर्ज नहीं करा सकते। उसके लिए हमें अकेले चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी जब दांडी मार्च 1930 में चलते हैं तो मात्र 74 या 78 लोगों को लेकर के वहां दांडी मार्च से वो चलते हैं, और लोग जानते हैं क्या कहते हैं दांडी मार्च जब निकलता है? नमक कानून, नमक सत्याग्रह, आप लोग जानते हैं, नमक कानून के खिलाफ आंदोलन जो चला रहे थे। लोग क्या कहते हैं? कभी भी अच्छा काम करने चलिएगा, लोग आपको बेइज्जती करेंगे। जब वह चलते हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए, 1930 की घटना है दांडी मार्च के नाम से जिसे आप जानते हैं, जब वह चले थे तो लोग क्या कह रहे थे जानते हैं? यह कितना बुर्बक आदमी है महात्मा गांधी, यह कितना बेवकूफ आदमी है कि नमक के लिए कानून, नमक का आंदोलन चला रहा है, नमक के लिए। यार इतनी सस्ती चीज जो हमारे देश में होती है, जो देश में उत्पादित होती है, जो इतनी सस्ती है, और उसके लिए यह गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं। लोग कह रहे थे कि भोजपुरिया में एक कहावत है कि कोयला सोना उधियाइल जाए और कोयला पर छापा। मतलब इतने बड़े बड़े सोने चांदी हीरे जवाहरात अंग्रेज ले जा रहे हैं, उस पर आंदोलन गांधी जी नहीं चला रहे हैं। गांधी जी आंदोलन किस पर चला रहे हैं? नीमक पर, जो हमारे भारत में होता है और इतना सस्ता है, बावजूद यह आंदोलन नमक पर चला रहे हैं। महात्मा गांधी की किरकिरी कर रहे थे लोग। जब शुरुआती हुई तो 74 से 78 लोग मात्र थे उनके साथ जब चले थे, तो और लोग उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि क्या कर रहा है, नमक आंदोलन, नमक कानून तोड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज जो थे नमक पर कर लगा दिए थे। गांधी जी कहते कि नहीं, नमक पर कर नहीं लगाना है। नमक हमारे भारत में होता है, भारतीय क्षेत्र में होता है, और भारतीय क्षेत्र में होने वाली चीज़ों पर कर लगाने को आपको किसने हक दे दिया? ये तो भारतीय क्षेत्र का है ना, अतः नमक पर कर नहीं लगेगा। और इस नमक आंदोलन को, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कर को हटाने के लिए आंदोलन का रूप धारण किए महात्मा गांधी ने इसको, और दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर लिए। महात्मा गांधी पर सभी तरह के लोगों ने नए नए तरीकों से अपना उन पर आरोप लगाया, लेकिन महात्मा गांधी दूरदृष्टा व्यक्ति थे। महात्मा गांधी दूरदृष्टा व्यक्ति थे और उन्होंने साफ साफ देख रहे थे कि नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, यानी छोटा से बूढ़ा, मध्यम वर्ग, सब तरह के लोगों को नमक की ज़रूरत है। और नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो भारत में इतने सारे उत्पादन होते हैं, और उस पर जब भारत में ही उत्पादन होता है उस पर अंग्रेज टैक्स क्यों लेंगे, जबकि यह पूरे भारतीयों, वह चाहे रिक्शा ठेला चलाने वाला हो और चाहे हवाई जहाज पर चलने वाला, एरोप्लेन पर चलने वाला व्यक्ति हो, सबको नमक की जरूरत है ही। कोई बिना नमक का नहीं रह सकता। अतः
एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट चुनकर के महात्मा गांधी आगे बढ़े थे और दूरदृष्टा व्यक्ति थे। इसलिए कहता हूं कि महात्मा गांधी के बारे में सारी चीजें गलत आप नहीं कर सकते। बहुत ही दूरदृष्टा व्यक्ति हुए थे और तब हजारों हजार की संख्या में ये डांडी मार्च में लोग शामिल हो गए थे और बाद में इतना बढ़िया सफल हुआ कि अंततः इरविन को कहना पड़ा कि आइए मैं समझौता करने के लिए आपसे तैयार हूं, और तब जाकर के गांधी इरविन समझौता होता है। याद है ना, गांधी इरविन समझौता होता है। मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं कि आप दूरदृष्टा बनिए। अभी का किया हुआ आगे उसका फल देगा, और छोटे छोटे चीजों को जानने की कोशिश कीजिए, यही जाकर के आगे आने वाले दिनों में बड़ा चीज बन जाएगा। आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ी बातें हो जाएगी। डेली 2-4 पॉइंट्स जानकर के आने वाले दिनों में इतने बड़े पॉइंट्स पर आप पहुंच जाइएगा कि आपको इसका अंदाजा और आभास तक नहीं है कि धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। और क्लास में वही तो होता है। क्लास में करता क्या हूं, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेट करते 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 उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिस लक्ष्य के लिए आप मेरे पास पहुंचते हैं। यहां तो फिर भी ऑनलाइन क्लास में मैं कम बता पा रहा हूं, कम समझा पा रहा हूं। इसके 2 कारण हैं, एक तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं और दूसरा जीबी तुरंत खत्म हो जा रहा है, यानी डेटा तुरंत खत्म हो जा रहा है। 1.5 जीबी पता नहीं कि कैसे इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो दोनों कारण हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। और क्लास में जो होता है फ्री टाइम मिलता है, पूरे आपकी भावभंगिमा में देखता हूं, आपके क्वेश्चन को देखता हूं। यहां पर तो किसी का क्वेश्चन छूट जाता है, किसी का कमेंट छूट जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ, लेकिन वहां पर क्लासों में ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती है। अतः मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक समाज को नई दिशा दें। आप लोग पुराने लोग जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी पर रोटी, अपने कैरियर पर उनको अपनी रोटी नहीं सेकने दें। आप अपना कैरियर अलग बनाइए, यूनिक बनाइए, आपका नाम हो, आपका पर्सनल, आपकी स्थिति मजबूत हो। आने वाले दिनों में आपके नाम से लोग जाने। पूर्वजों के नाम हमने सुना है, पढ़े हैं, जानते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन हम भी तो कुछ करें, हम भी तो कुछ आगे बढ़ें, हमको भी तो कुछ करने का मौका। और सबसे बड़ा काम अगर आपको करना है तो मानव सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, मानवों के प्रति सोचिए। आप खा करके, हम खा करके सो जा रहे हैं, क्या किसी और का उसमें हक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है? क्या आपके साथ वो जो आप खाते हैं, चावल दाल सब्जी, सब आप अकेले उगा लेते हैं? उसमें किसी गरीब का हाथ नहीं होता है, किसी कमज़ोर का हाथ नहीं होता है? तो क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा है जो लगातार वो मेहनत किया करता है? इसलिए मानव सेवा सर्वोपरि सेवा है। मैं नहीं कहता कि सारा पैसा उन पर लुटा दीजिए, सारा पैसा धन संपत्ति उनको दे दीजिए, लेकिन उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? अरे 2 शब्द अच्छे तो बोल करके उनको अच्छी बातें तो बता सकते हैं। यह जो जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच में जो भारत बंट रहा है उससे तो अलग कर सकते हैं। इतना तो काम हम कर ही सकते हैं। तो जितना हमसे हो सकता है वही तो करें। जब एक जंगल में आग लगा था, तो बहुत सारे पानी की व्यवस्था करके लोग उसमें आग बुझा रहे थे। एक चिड़िया थी, अपने ठोर में, अपने मुंह में पानी भर करके तालाब से लाती थी और उस जंगल पर छिड़कती थी। लोगों ने कहा कि ये कितनी बेवकूफ़ है। चिड़िया से बुला करके बोला कि एक बात बता, तेरे ठोर से, तेरे चिड़िया इतनी छोटी मुंह है, जाकर के अपने ठोर में पानी भर करके इस जंगल में पानी गिरा रही है, तो इससे वो जंगल का वो बुझ जाएगा क्या? आग बुझ जाएगा? चिड़िया ने कहा कि नहीं, इससे बुझेगा तो नहीं, लेकिन एक तो मैं सहयोग करना चाहती हूँ, और दूसरा, अगर किसी दिन जंगल में आग बुझाने वाले में अगर किसी का नाम आएगा तो उसमें मेरा भी नाम होगा। आग लगाने वाले में नहीं होगा, आग बुझाने वाले में मेरा नाम होगा। मैं यही कह रहा हूं आपसे। आप अपने आप को जो छोटे समझ रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कीजिए। जो इस हाथी की कल की तस्वीर, कल की स्थिति देखा हूं, यह आग लगाने वाली स्थिति है। आप आग बुझाने वाले बनिए। आप अपने आप को छोटे पर्सन समझ करके, छोटी स्थिति समझ करके एक बड़ा काम की ओर आप जाइए। जैसे चिड़िया ने एक छोटा छोटा काम करके आग बुझाने वाले में नाम लिखवाया, आप भी आग बुझाने वाले में नाम लिखवाइए। आग लगाने वाले, आग सुलगाने वाले में नाम मत लिखवाइए। जो गलत हैं सो गलत हैं, लेकिन जो सही हैं वो सही भी हैं। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। कदापि किसी भी स्थिति में मानवता की सेवा से अलग होकर के किसी जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच के चक्कर में न पड़ करके केवल और केवल आप सभी युवा वर्ग के हैं, और इसका ध्यान रखिए।
और इसको मैं YouTube चैनल पर भी अब डाल रहा हूं, अतः कोशिश करूंगा कि YouTube चैनल आपके पास वो लिंक उसको भेजूं भी, अतः इसको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी, अगर 2-4 लोग भी अगर मेरे कहने से, अगर इतने मेहनत से, इतने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे मेहनत करने से अगर किसी को 2-4 लोग भी इस तरह से मानवता की सेवा में लगने लगे तो आने वाले दिनों में मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा और उसका तो होना ही होना है। और सारे लोग कम से कम भारतीय बन जाएंगे। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इधर इधर के लोग नहीं रहेंगे, तब तो कम से कम भारतीय रहेगा। और जब भारतीय रहेगा तो भारत से जवाब लेना और भारत को जवाब देना किसी देश की बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम मानव हैं, मानवता की सेवा करें। किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की सेवा से अच्छा है कि मानवता की सेवा हो। चलिए, इसके साथ धन्यवाद करने के साथ ही इसको YouTube चैनल पर डालूंगा और आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कुछ लोग तो इसके पालना करें। सब लोग नहीं करेंगे, 100 में अगर 2-4 लोग भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान आप लोग जरूर रखिए। और चलते हैं हम लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो मैं चर्चा कर रहा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।